माय डियर स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं क्लास को। और इस क्लास में नया सेट स्टार्ट करेंगे 2020 का। और पिछली क्लास में मैंने 2020 का 5वां सेट कंप्लीट करवाया था। अगर आपने नहीं कंप्लीट किया है तो लिंक भी आपको मिल जाएगा इसी क्लास के डिस्क्रिप्शन में। लिंक पर क्लिक करिए, तुरंत ही आपको पिछली क्लास मिलेगी। और इस क्लास में सेट 6 YY स्टार्ट करेंगे। रेडी हो सभी बालक और बालिकाएं? रेडी हैं तो क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यहां पे बोला गया है समुच्चय ए दिया गया है, द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या आपको बतानी है। तो फार्मूला मैं बताता हूं, फार्मूला याद कर लो और तुरंत ही द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बता दो। तो मैंने कहा अगर आपके पास समुच्चय में n अवयव हैं, समुच्चय में कितने अवयव हैं? n, ठीक है। तब आपको द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या बतानी हो तब आपको 2 की घात में n का स्क्वायर, ये फार्मूला आपको लगाना, ठीक है। ये आपको कहीं ना कहीं लिख लेना है। अब आराम से इस सवाल को मैं लगाता हूं। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया गया समुच्चय, आपने कहा जी सर, दिया गया समुच्चय लिख लेता हूं a बराबर a, b, ठीक है भाई। अब यहाँ पे n गिनो, कितने अवयव हैं? 2 है ना। तो आराम से लिख दो द्विआधारी संक्रियाओं की संख्या। दो की घात n स्क्वायर, तो ऊपर कितना आ जाएगा? 2 का वर्ग। तो 2 का वर्ग 4 होता है, 2 की घात 4 16, ठीक है। ठीक लगा लो फटाफट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? सेकंड करेक्ट है। अगले सवाल की बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई यारी। सभी बालक और बालिकाओं को गुड इवनिंग। जितने भी बालक और बालिकाएं मेरी क्लास ले रहे हैं, लाइक और शेयर कर दें। तानिया चौधरी, शिवानी सिंह, एनडीएल लवर, आज बहुत पहले आ गया भाई। इस सवाल को देखो, बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बता भाई। अगर आपने साड़ी की परिभाषा याद की है तो डायरेक्ट आप बताओगे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। मैं आपको बताता हूं, साड़िक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या होती है। नोट में कहीं लिख लो भाई, साड़िक जो होता है वो साड़िक एक वर्ग आव्यूह, लिखा है साड़िक एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। ये क्या है? साड़िक की परिभाषा है। तो साड़िक की परिभाषा अगर याद है तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये साड़िक की क्या है? परिभाषा है। साड़िक जो होता है वर्ग आव्यूह से क्या होता है? एक संबद्ध एक संख्या है। जैसे आपने कहा जी सर एक आव्यूह बना लो, एक साड़िक बना लो, ठीक है। ऐसा करके साड़िक जो है एक वर्ग आव्यूह से संबद्ध एक संख्या है। पहले मैं आव्यूह लेता हूं, उसके बाद साड़िक लेता हूं। जैसे यहाँ पे ABCDEF और GHI, फटाफट यहाँ पे लिखता हूँ GHI। ये क्या है? एक आव्यूह है। तो मेरे को क्या बनाना है? एक साड़िक बनाना है। तो साड़िक जानते हो, खड़ी खड़ी 2 लाइनें, ये ब्रैकेट आव्यूह बोलते हैं और खड़ी खड़ी 2 लाइनें साड़िक बोलते हैं। ABCDEF और GHI। तो इतना जानते हो ये क्या है? एक वर्ग आव्यूह है, 3 क्रॉस 3 कोटि का। तो ये भी 3 क्रॉस 3 कोटि का एक साड़िक है, ठीक है। आव्यूह और साड़िक में
अंतर क्या होता है, यहाँ पे ब्रैकेट यूज होता है, यहाँ पे साड़िक, लेकिन जो अवयव होते हैं एक दूसरे के एक संख्या बताइए, संबद्ध एक संख्या बताइए। तो यहाँ पे देख लो, साड़िक एक वर्ग अवयव से संबद्ध एक संख्या है। थर्ड ऑप्शन करेक्ट है, थर्ड। ये क्वेश्चन तैयार करो भाई, साड़िक की परिभाषा याद कर लो, लाइक भी करते रहो क्लास को, ठीक है भाई, लाइक भी करते रहो। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे क्या बताया गया है भाई, इसका आपको समाकलन करना है। हाँ कर दो, पहले ओपन कर दो फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर, उसके बाद समाकलन कर दो। आई बराबर मैं लिख रहा हूँ रूट एक्स माइनस बना पान रूट एक्स ए होल स्क्वायर, और यहाँ पे डी एक्स। ए माइनस बी का होल स्क्वायर पता है आपको क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। लगाओ फार्मूला, कितने पद मिलेंगे, 3 पद मिलेंगे, हर एक पद का समाकलन करेंगे। आपने कहा जी सर, ओपन कर रहा हूँ, ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab। ए है रूट एक्स और बी कितना है 1/√x। अब देखो यहाँ पे कुछ कट रहा है तो काटिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है रूट एक्स, यहाँ पे रूट एक्स कट गया, यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा, एक्स आएगा, यहाँ पे 1/x आएगा, ये तो कट गया, 2 ही मिलेगा। अब आराम से करेंगे समाकलन, 1 2 3 पद है ना, तीनों पद का आपको समाकलन करना है। तो x का तो x² हो जाएगा। तो आपने कहा जी सर, x का तो x² हो जाएगा। एक घात में क्या होता है, लॉग होता है, इसको लॉग के बाद में लिख दो, ठीक है। और अचर पद का इतना होता है। माइनस का 2x देखो, माइनस का आपको 2x देखना है किस ऑप्शन में है, समझो वही ऑप्शन करेक्ट है। सारे पद ना देखो, ऑप्शन में सारे पद ना देखो, केवल और केवल -2x देखो किस ऑप्शन में, वही ऑप्शन करेक्ट है। तो माइनस का 2x मेरे को इसमें दिखाई दे रहा है, तो यही वाला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। सारे ऑप्शन ना देखो, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखो भाई फटाफट। अवकल समीकरण की कोटि क्या है, अधिकतम अवकलन जितनी बार मिल जाए, अधिकतम अवकलन, समझो वही मेरी क्या है, कोटि है। अधिकतम अवकलन बताओ कितनी बार हुआ है इस अवकल समीकरण में, अधिकतम अवकलन जितनी बार हुआ है वही मेरी क्या है, कोटि है। तो अधिकतम अवकलन 2 बार दिखाई दे रहा है, तो कोटि मेरी कितनी है, 2 है, ठीक है। फर्स्ट करेक्ट है। गुरुजी आपका पेपर लीक हो गया। अगला सवाल देखो, यहाँ पे क्या बोला गया है, वेक्टर ए क्या है, एक मात्रक सदिश है। इसका मतलब जानते हो, अगर एक मात्रक सदिश बोला जाए तो साड़िक का मान 1 के बराबर होता है, ठीक है। कोई भी सदिश अगर एक मात्रक सदिश है या एक इकाई है तो उसका मापांक जो होता है वो 1 के बराबर होता है, ठीक है। फिर कहता है इसके बराबर 8 है, इसका मान निकाल दो। तो देखो भाई साहब कैसे निकलेगा। तो मैंने आपसे कहा है सबसे पहले वेक्टर ए का मापांक बराबर 1, ठीक है। ये दिया है, यहाँ पे लिख लो, दिया है, सारे के सारे स्टूडेंट लिखते हैं, दिया है। इसके बाद और करके लिखो वेक्टर एक्स माइनस वेक्टर ए, फिर क्या दे रखा है, डॉट वेक्टर एक्स प्लस वेक्टर ए इज इक्वल ए। तो यहाँ पे डॉट आपको लगाना है, डायरेक्ट आपको x² माइनस a² नहीं लिखना है, ठीक है। देखो अगर डायरेक्ट यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b², तो नंबर काटेगा टीचर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्रम विनिमय नियम यूज नहीं हो रहा है और डॉट में हमेशा क्रम विनिमय नियम यूज होता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ इसको ऐसे नहीं लिख सकते हो डायरेक्ट। फिर कैसे लिखोगे, x का x के साथ डॉट लगा लो, ठीक है। फिर इसके बाद में x का a के साथ डॉट लगा लो, फिर a का x के साथ डॉट लगा लो, प्लस माइनस माइनस a का a के साथ डॉट लगा लो। अब आपको क्या करना है, सेम टू सेम का क्या होता है, जैसे मैंने कहा अदिश गुणन सेम टू सेम का मिल जाए तो ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो सेम टू सेम है ना,
तो इसको ऐसे लिख दो। यहाँ पे देखो, अगर ये x और a मतलब वेक्टर x डॉट वेक्टर a है, इसको पलट के लिख दो, x पहले लिख दो, a बाद में लिख दो। ठीक है भाई, किरम विनिमय नियम यहाँ पे लगा लिया। सेम टू सेम का क्या बताया था, वेक्टर a का मापांक का स्क्वायर। याद रखना सेम टू सेम का, ये ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब इसके बाद कट्टा पिट्टी कर लो। आप जानते हो अदिश गुणन एक संख्या देता है। अदिश गुणन क्या देता है, एक संख्या देता है, ये कट जाएगा क्योंकि डॉट हमेशा क्या देता है, एक संख्या। तो प्लस की संख्या और माइनस की संख्या कट जाती है, काट दी। यहाँ पे वेक्टर x का होल स्क्वायर और वेक्टर a का मापांक कितना है 1 बराबर में 8। वेक्टर x का इतना और इसको उस साइड लेके जाइए, जुड़ जाएगा। तो कितना मिल गया मेरे को, इतना मिल गया। अब बताओ, यहाँ पे प्लस माइनस आएगा क्योंकि घात हटेगी तो प्लस माइनस आएगा ना। अब बता दो, प्लस माइनस 3 आया है, तो आप जानते हो कि भैया मापांक हमेशा क्या देता है, प्लस मान देता है, कभी भी नेगेटिव नहीं देता है। तो इसीलिए आपको क्या करना है, प्लस लेना है और माइनस छोड़ना है। ये नॉट इक्वल मैं लिख रहा हूँ माइनस का 3। ठीक है भाई, ध्यान रखना है मापांक हमेशा क्या देता है, धनात्मक मान देता है। तो इसीलिए आपको ये प्लस का 3 लेना है और नेगेटिव का 3 नहीं लेना है। अगर आपने नेगेटिव का 3 ले लिया तो गलत हो जाएगा आंसर। क्यों, मापांक हमेशा धनात्मक मान देता है, तो इसीलिए धनात्मक 3 पे टिक लगाइए। ऑप्शन मेरा थर्ड करेक्ट है। समझ में आ गया। पहले ये बताइए फटाफट, इस क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी। अगला सवाल देखिए, दूसरे का फटाफट बताइए। यहाँ पे क्या बोला गया, सिद्ध कीजिए कि fx बराबर 2x द्वारा परिभाषित फलन f सच दैट r टेंड्स टू r एक ही तथा आच्छादक है। ये सिद्ध करना है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखोगे, प्रतिचित्रण। आपने कहा जी सर, प्रतिचित्रण में लिख रहा हूँ, मैपिंग बोलता हूँ। प्रतिचित्रण क्या मैं बोलता हूँ, मैपिंग बोलता हूँ। तो f सच दैट r टेंड्स टू r, इसी के सामने आपको फलन का मान लिखना है। fx बराबर मेरा कितना है, 2x है। अगर मैं समुच्चय की बात करूं, यहाँ पे r क्या है, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। अब आप ये बता दीजिए परिमित है कि अपरिमित है। आपने कहा अपरिमित है। अगर अपरिमित समुच्चय मिल जाए तब आपको डायग्राम से सवाल नहीं लगाना। अगर आपको अपरिमित समुच्चय दिख जाए प्रतिचित्रण में, तब आपको डायग्राम से सवाल नहीं लगाना है। किससे लगाना है, फार्मूले से। तो फार्मूले से सवाल लगाओ। आप जानते हो एक है कि बहु एक के लिए फार्मूला क्या होता है, fx1 बराबर fx2, ये होता है भाई। याद रखना, डायग्राम से सवाल आपको नहीं लगाना है। क्यों, क्योंकि समुच्चय अपरिमित है। अपरिमित का मतलब होता है 1, 2, 3 डॉट 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 डॉट, इसको अपरिमित समुच्चय बोलते हैं। अपरिमित समुच्चय का मतलब है आखिरी अवयव पता नहीं होता है। जब आखिरी अवयव पता नहीं है तो ये क्या है, अपरिमित समुच्चय है। तो अपरिमित समुच्चय तब आपको फार्मूले से सवाल लगाना है। तो एक है कि बहु एक के लिए फार्मूला होता है fx1 बराबर fx2। fx1 का मान यहाँ से रख लो 2x1, fx2 का मान यहाँ से रख लो। अब इससे काट दो, तो x1 बराबर कितना आ गया, x2 आ गया। और एवरी x1 कामा x2 किस में बिलोंग करेगा, जो पहले समुच्चय होता है वो x के लिए होता है, बाद वाला समुच्चय होता है वो y के लिए होता है। तो x1 x2 पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेंगे। और ये जानते हो जो पहले समुच्चय होता है वहां से आप प्रांत बता सकते हो, क्योंकि x के सभी संभव मानों को मैं क्या बोलता हूँ, प्रांत बोलता हूँ। तो x के जो भी मान होते हैं वो प्रांत होते हैं। अब y के सभी संभव मान, y के सभी संभव मानों को मैं क्या बोलता हूँ, परिसर बोलता हूँ। तो परिसर यहाँ से निकलता है और प्रांत यहाँ से निकलता है। तो x1 x2 किस में बिलोंग करेंगे, पहले वाले समुच्चय में। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है भाई साहब सिद्ध कीजिए। तो सिद्ध में क्या होता है, आपको बराबर दिखाना है, बस यहाँ पे चेक नहीं करेंगे। बराबर आ गया मतलब हल करने पर मेरा क्या आ गया, बराबर आ गया। यही बराबर आपको दिखाना है, तभी फलन एक ही होता है।
अगर यहाँ पे नॉट इक्वल कर दिया जाए तो फलन एक एक ही नहीं होगा, फिर क्या होगा, बहु एक होगा। अगर मैं चेक करवाऊं तो देख लो भाई, यहाँ पे बराबर आएगा या नहीं आएगा। आपको मैंने बताया था कि आर मिल जाए, आई मिल जाए या जेड मिल जाए, तीन समुच्चय आपको दिखाई दें, आर आई जेड, इनमें से कोई एक आपको मिलेगा प्रति चित्रण में, तो 1 एंड -1, केवल 2 पर काम करो। तो x बराबर 1 ले लो, कहाँ से, पहले वाले समुच्चय से लेना x का मान, माइनस इतना ले लो। अब फलन का मान निकाल दो। आपने कहा जी सर 1 जब यहाँ पे रखूंगा तो फलन का मान कितना मिलेगा, यहाँ पे 1 रखो, 2 गुणा 1 बराबर में कितना है 2। अब x का -1 रखेंगे, कहाँ रखोगे, यहाँ पे रख दो, 2 गुणे -1 बराबर में कितना आ जाएगा भाई, माइनस का 2 मिल जाएगा। अब ईटी से, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं इत्यादि लिख दो, क्योंकि बहुत सारी संख्याएं मिलेंगी आपको वास्तविक संख्याओं के समुच्चय में। तो बहुत सारी संख्या पे आपको काम नहीं करना है, केवल इन 2 पे काम करना है। अगर फलन के मान अलग अलग आते हैं तो यहाँ पे बराबर आएगा, अगर फलन के मान एक जैसे आते तो यहाँ पे नॉट इक्वल हो जाता। ये ध्यान रखना है कि फलन के मान अगर जैसे 2 है और यहाँ पे 2 आ जाता तो यहाँ पे नॉट इक्वल कर देते। फलन के मान अगर एक जैसे आ जाते तो यहाँ पे नॉट इक्वल हो जाता, तो एक ही फलन नहीं होता। लेकिन यहाँ पे फलन के जो मान निकले हैं वो अलग अलग निकले हैं, 1 + 2 1 - 2, तो यहाँ पे बराबर आएगा। बराबर आएगा तो f क्या हो जाएगा, एक ही हो जाएगा। समुच्चय पहले वाले से बाद वाले में, पहले वाले से बाद वाले में एक ही फलन है, एक ही फलन है। मैंने आपको क्या बोला है कि अगर प्रश्न में सिद्ध कीजिए लिखा मिल जाए तब आपको इतना आपको नहीं लिखना है। अगर प्रश्न में लिखा सिद्ध कीजिए तो आपको चेक नहीं करना है, ये जो मैंने आपको बताया है चेक नहीं करना है, इसको हटाते हैं। कितना आपको लिखना मैं बताता हूं, ऐसा केवल इतना आपको लिख देना है, ठीक है। चेक आपको तब करना है जब क्वेश्चन में चेक करवाए कि फलन एक ही है या नहीं है, छादक है या नहीं है, तब आपको चेक करना है। लेकिन जब सिद्ध कीजिए लिखा है तो चेक करने की आपको जरूरत नहीं है, बराबर दिखा दो और लिख दो f समुच्चय R से R में एक ही फलन है, ठीक है भाई। ऐसे ही आपको आच्छादक अंताक्षेपी के लिए फार्मूला क्या होता है, y बराबर fx होता है। ये फार्मूला बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। तो आपने कहा जी सर, ये फार्मूला बताता है कि x का मान y के पदों में निकालो। fx का मान यहाँ से देखो 2x आया, अगर मैं x का मान यहाँ से निकालूंगा तो y/2 निकल के आएगा। तो मैंने कहा x बराबर y/2। अब यहाँ पर भी चेक होता है कि भैया जो x का मान निकला है पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा तो फलन आच्छादक है, और ये y/2 जो x का मान निकला है समुच्चय में बिलोंग नहीं करेगा तो यहाँ पे नॉट बिलोंग्स टू आएगा। नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो फलन अंताक्षेपी हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है, आच्छादक आपको सिद्ध करना है, तो डायरेक्ट आप बिलोंग्स टू दिखा दो। अगर चेक करने की जरूरत हो तो चेक कैसे करोगे, जो x का मान y/2 निकला है पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा या नहीं, चेक कैसे करोगे मैं चेक करवाता हूं। आपको y के मान लेना है, 2 लेना, वही 1 और -1, क्योंकि y का मान बाद वाले समुच्चय से आपको लेना है। एक ले लो 1 और एक ले लो -1, क्योंकि r हो या i हो या z हो 1 और -1 पर काम करते हैं। तो यहां से x का मान निकाल लो। तो आपने 1 जब रखा y का मान तो 1/2 मतलब 0.5। अब 0.5 जो है x का मान इसमें बिलोंग करेगा, क्योंकि 0.5 वास्तविक संख्या है। अब -1 रख दो तो -1/2, y बराबर -1 यहाँ पे रख दो तो कितना मिलेगा, -0.5। ये भी बिलोंग कर गया r में, क्योंकि r जो होता है धनात्मक, ऋणात्मक और दशमलव वाली संख्या होती है। अगर x के जो मान निकले हैं 2, दोनों ही पहले वाले समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, तो ये जो x का मान निकला है
बाई के पदों में, ये भी पहले वाले समुच्चय में बिलोंग करेगा, और बिलोंग करेगा तो फलन क्या हो जाएगा, आच्छादक हो जाएगा। तो ये चेक करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सवाल में लिखा सिद्ध कीजिए, तो डायरेक्ट आप क्या करो, x का जो मान निकला है वो R में बिलोंग करेगा, तो इसको हटाते हैं। जब क्वेश्चन में चेक करवाए तब आपको ऐसे चेक करना है, ठीक है। और इतना ध्यान रखना है कि x का एक भी मान अगर R में ना होता, जैसे मान लो -0.5 R में नहीं है, तो यहाँ पे क्या आता, नॉट बिलोंग्स टू आता। x का एक भी मान बता दे कि पहले वाले समुच्चय में बिलोंग नहीं किया है, तो यहाँ पे आएगा नॉट बिलोंग्स टू। नॉट बिलोंग्स टू आएगा तो अंताक्षेपी फलन होगा, ये भी ध्यान रखो भाई। लेकिन यहाँ पे दोनों x के मान जो निकले हैं पहले वाले समुच्चय में बिलोंग कर रहे हैं, तभी यहाँ पे मैंने डायरेक्ट लिख दिया, ठीक है। लेकिन सवाल में लिखा है सिद्ध कीजिए, लिखा है, तो इतना काम आपको करने की जरूरत नहीं है। जब प्रश्न में पूछा जाए कि आच्छादक है या अंताक्षेपी है, तब आपको चेक करना है, ठीक है। यहाँ पर इतना ही छोड़ दो और लिख दो कि f जो है समुच्चय R से R में, कैसे लिखोगे, f जो है समुच्चय R से R में एक आच्छादक फलन है। इस तरीके से आपको लिखना है। बताओ समझ में आ रहा है? सारे के सारे बालक और बालिकाएं कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं समझ में आ रहा है या नहीं। अब क्या करोगे, इससे आगे आपने अलग अलग बताया है, अब अतः करके दोनों को एक साथ लिख दो। कैसे लिखोगे, अतः f कामा समुच्चय R से R में एक ही आच्छादक फलन है। दोनों को मिक्स करके लिख दो और अतः का आधा नंबर मिलता है। ये जो अतः लिखा है इसका आधा नंबर मिलता है। तो जब भी प्रश्न को लगाओ लास्ट में अतः करके लिख दो, तो आधा नंबर आपका पक्का, आधा नंबर पक्का हो जाएगा। अगला सवाल देखो फटाफट, ये तो क्लियर हो गया। दूसरे का खा, ये लगाओ, सारे के सारे स्टूडेंट लगाएं दूसरे का मुख्य मान सिद्ध करना है। लगा भाई, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आपने 100 बार करवाया है, संदीप कुमार कह रहे हैं। हाँ लगाओ तो क्या हुआ, मतलब क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो भाई। यही क्वेश्चन आएंगे पेपर में, तो मैं करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन आते हैं पेपर में, प्रैक्टिस करो। जो भी स्टूडेंट प्रैक्टिस करेगा सवालों की तो वो फंसेगा नहीं पेपर में, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए फंसेगा नहीं। तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या लिखोगे, माना बाई बराबर, माना बाई बराबर। और आप ये भी जानते हो जब क्वेश्चन में मुख्य मान निकलवाए तो प्रश्न का इनवर्स हटाना पड़ता है। मेरी बात पर ध्यान दो, जब प्रश्न में मुख्य मान पूछा जाए तब आपको क्वेश्चन का इनवर्स हटाना है। एक बार फिर मैं रिपीट कर रहा हूं, आपको क्वेश्चन में मुख्य मान निकलवाए तो प्रश्न का आपको इनवर्स हटाना है। तो ये कैसे हटेगा, यहां पर आपको कोट लाना पड़ेगा, कोण कोट बनाओ, तभी कोट से कोट इनवर्स चला जाएगा। लेकिन सबसे पहले कोण को धनात्मक बनाना पड़ता है। जैसे धनात्मक अगर होता तो ठीक है, नहीं है तो पहले धनात्मक बनाओ, उसके बाद यहाँ पे कोट लाएंगे, कोट से कोट इनवर्स चला जाएगा, तुरंत मुख्य मान निकल आएगा। तो भाई एक फार्मूला होता है पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3, ये फार्मूला होता है। मैं बता रहा हूं कि कोट इनवर्स माइनस एक्स के बराबर क्या होता है, पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, ये होता है फार्मूला। याद है तो कोण को धनात्मक बनाओ। तो फटाफट अब यहां पे कोट बनाएंगे। कैसे यहाँ पे कोट बनेगा, कोट की टेबल बताओ। 1/√3 कितने का मान होता है,
भाई कोट की टेबल में बताओ 1/√3 कितने का मान होता है? जल्दी बताओ। रिया, एनडीए लवर, तन्या चौधरी, और कौन है? संदीप कुमार। 60 अंश। तो 60 अंश को रेडियन में आपको लिखना है, तो π/3 आपको लिखना है, π/3 लिखना है, ठीक है, क्योंकि 60 अंश को रेडियन में π/3 बोलते हैं। बात आई समझ में? ठीक है। अब कॉट से कॉट इनवर्स हटा दो, तो पाई माइनस π/3 आ गया। सॉल्व कर दो, डायरेक्ट बता दो। डायरेक्ट कैसे बताओगे? 3 एकम 3, 3 में से 1 गया 2, और नीचे तो 3 चल रहा है, ये मेरा सिद्ध हो गया। देखो 2π/3 ये सिद्ध करना है। तो भाई साहब सवाल बढ़िया है, तैयार करो। प्रश्न नंबर 2 का गा, यहाँ पे क्या बोला गया है? x बराबर 0 पर संतत नहीं है, सिद्ध करना है। दर्शाइए लिखा है। दर्शाइए का मतलब होता है कि आपको सिद्ध करना है। x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया गया फलन। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया गया फलन f(x) के बराबर लिखो। f(x) के बराबर लिखो x प्लस का 2 यदि x नॉट इक्वल 0, 1 यदि x इक्वल 0। ठीक है भाई। अब x बराबर 0 पर आपको मान निकालना। पहले f0 का मान निकालो। इसका मान डायरेक्ट निकलता है बराबर से। कितना है? 1 है, 1 लिखो। अब इसके बाद में दक्षिण पश्चिम सीमा RHL निकाल दो। दक्षिण पश्चिम सीमा वो लगा दो, पता नहीं लाइट आ रही ना आ रही, वो तार लगा दो, पता तो चल जाए। हम जय कह रहे बोल तार लगा दो, लाइट तो पता चल जाए। आ रही ना? हाँ, ये पता नहीं चलता ना। ठीक है ठीक है। RHL का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम सीमा। RHL का मतलब होता है दक्षिण पश्चिम सीमा। फार्मूला बता दो। f0 प्लस 0 इक्वल लिमिट h टेंस टू 0 f0 प्लस h। ठीक है भाई। 0 और h जोड़ेंगे तो कितना मिल जाएगा? h मिल जाएगा। ठीक है। और ये भी जानते हो कि RHL का मान निकाला जाता है ग्रेटर या फिर ग्रेटर देन इक्वल। अब कैसे पहचानोगे कि मेरा यहाँ पे नॉट इक्वल है ना, नॉट इक्वल, तो यहाँ पे मैं नॉट इक्वल भी लिख देता हूँ, क्योंकि ग्रेटर लेस का क्वेश्चन नहीं है। ग्रेटर लेस का क्वेश्चन है तो भी ठीक है, तीनों मैंने लिख दिया। अगर क्वेश्चन ग्रेटर और ग्रेटर देन इक्वल होता तब भी RHL उसी से निकलता, लेकिन नॉट इक्वल है फिर भी इसी से निकलेगा। तो कुछ नहीं, डायरेक्ट रख दो x के स्थान पे s। ओके भाई। लिमिट h टेंस टू 0, तो h रखेंगे x के स्थान पे, तो h प्लस का 2। अब लिमिट हटाओ, h के स्थान पे 0 रख दो, तो उत्तर आया मेरा 2। तो इसका मान 1 है, इसका मान 2 है। अब तीसरी लिमिट का मान आपको नहीं निकालना है। जब इन दो के मान बराबर नहीं निकले तब आपको तीसरी लिमिट का मान नहीं निकालना है। यहीं पर बता दो कि फलन संतत नहीं है। तो कैसे लिखोगे? आपने कहा x बराबर 0 पर पहले लिख लो दैट इज f0 का मान बराबर नहीं निकला है, f0 प्लस 0 हो गया। अब अतः करके लिख दो, अतः x बराबर 0 पर fx मेरा संतत नहीं है, ऐसा करके लिखना। सभी बालक और बालिका बताएं। यहां तक क्लियर है? सभी बालक और बालिकाएं बताएं, यहां तक क्लियर है? जल्दी बता फटाफट। वॉइस एकदम क्लियर है? गुड इवनिंग विराज सिंह, कृष्णा प्रजापति, क्लियर है? सांतत्व का सवाल आएगा जरूर, सांतत्व का सवाल पेपर में आएगा जरूर। प्रैक्टिस करो, सांतत्व का सवाल आपको मिलेगा। ठीक है सर, प्लीज 40 नंबर का थोड़ा पहले ही सवाल बता दीजिए। श्याम सुंदर भाई, श्याम सुंदर 28 की शाम को मैं
40 नंबर फिक्स बताऊंगा, ठीक है। बाकी ये मैं क्लास कर रहा हूँ, इससे आपके बचे हुए 60 नंबर आ जाएंगे। तो गणित में 100 में 100 नंबर आ जाएंगे। 28 की शाम को 40 नंबर का मैं फिक्स बताऊंगा, जो 1 घंटे में हो जाएगा 40 नंबर का, 1 घंटे में। फिर 2 घंटे में आपको 60 नंबर का प्राप्त करना है। 40 नंबर तो मैं बता दूंगा 28 की शाम को, ठीक है। हाँ, पूरी रात पढ़ा दूंगा, टेंशन ना लो, पूरी रात पढ़ा दूंगा, ठीक है। ये देखो सवाल नंबर दूसरे का घ। वेक्टर ए दे रखा है, वेक्टर बी दिया गया है, योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना है। मतलब किसका निकालना है? योगफल के अनुदिश मात्रक सदिश निकालना। मतलब फार्मूला कौन सा बनेगा? वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान में इसी का मापांक निकाल दो, तो ये फार्मूला बन जाएगा। मतलब योगफल का निकालना है इकाई सदिश। इकाई सदिश का मतलब n का f। मात्रक सदिश पूछे या फिर इकाई सदिश पूछे तो ऐसे फार्मूला आपको लगाना है। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी आपको निकालना है। पहले देखो प्रश्न से लिख लो वेक्टर ए और वेक्टर बी, फिर उसके बाद वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकालेंगे। वेक्टर ए देख लो, वेक्टर बी देख लो। 225 सारे सारे स्टूडेंट लिखें 225। वेक्टर बी क्या है? 213। यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ऐसे करके, ठीक है भाई। अब कह रहा हूँ जोड़ लीजिए, 4 आई कैप जोड़िए, 3 जे कैप। जब जोड़ोगे घटेगा, 5 में से 3 को माइनस करोगे, माइनस का 2 मिल जाएगा। लगा फार्मूला लगाओ। गुड इवनिंग शैलेश। शैलेश भाई मात्रक सदिश का फार्मूला बता दो। मात्रक सदिश का फार्मूला बता दो। तो n कैप बराबर वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी अपान में वेक्टर ए का मोड, ठीक है, ऐसे करके। अब ये रख लो, इसी का नीचे मापांक निकाल दो। सवाल पूरा लग गया। इसी का नीचे क्या निकाल दो? मापांक। 4 का 16, 3 का 9 और -2 का वर्ग 4, ठीक है। तो n कैप बराबर नीचे देखो कितना मिला, ऊपर तो लिख दो 4 आई कैप प्लस का 3 जे कैप माइनस का 2 के कैप बटे में 16 9 25 और 4 29। लघुत्तम वापस दे दो। हर एक पद में आपको रूट 29 लिखना है। हर एक पद में क्या लिखना है? रूट 29 लिखना है। 4 बटे रूट 29 लिख दो, ठीक है, आई कैप। दूसरा पद देखो 3 जे कैप है, 3 के बटे रूट 29 लिख लो। फिर इसके बाद -2 के बटे रूट 29 लिख लो, ठीक है। ये मेरा निकल आया है मात्रक सदिश। किसी भी स्टूडेंट को डाउट हो तो भाई पूछ लो। आ गया समझ में? जल्दी बता फटाफट। तान्या चौधरी, ठीक है, रूट 29 ही निकला है अपान में। अनूप चौधरी, ठीक है भाई। नितिन आ गया सर, ठीक है। दिल भेज दिया अगर भाई, दिल बहुत अच्छा लगता है गुरु को। हमें तो अपनों ने नहीं मारा था, गैरों में दम थी, मेरी किश्ती थी डूबी वहां जहां पानी ज्यादा था। अगला सवाल, दूसरे काड़ा। मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है भाई। पी ए दिया गया 0.3 तथा पी बी दिया गया 0.4। पी ए अपॉन बी ज्ञात कीजिए। प्रश्न में अगर पी ए अपॉन बी निकलवाए या फिर पी ए अपॉन बी का मान दिया जाए, तब आपको साप प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगाना है। यहाँ पे सेट कर लो, दिमाग में सेट कर लो। क्वेश्चन में पी ए अपॉन बी निकलवाए या फिर पी ए अपॉन बी का मान दिया जाए, तब आपको फार्मूला साप प्रतिबंध प्रायिकता का लगाना है, याद होगा। तो फटाफट सबसे पहले क्या लिखोगे? ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। यहाँ पे लिखो ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं, ऐसे लिखो। ए और बी क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो आप जानते हो स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है? इंटरसेक्शन जो होता है इनटू में चेंज हो जाता है।
स्वतंत्र घटनाओं में क्या होता है, इंटरसेक्शन जो है इनटू में चेंज हो जाता है। ठीक है भाई। अब उसके बाद लिखो पी ए का मान 0.3, पी बी का मान 0.4। निकालना क्या है, पी ए अपॉन बी निकालना है। फटाफट लगाओ फार्मूला, साफ प्रतिबंध प्रायिकता का फार्मूला लगाओ। पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में पी बी। समीकरण 1 से पी ए इंटरसेक्शन बी का मान रखो, पी ए इंटू पी बी अपॉन में पी बी। ये मैंने मान रखा है समीकरण 1 से, ये मैंने मान रखा समीकरण 1 से। ये कटा बराबर क्या आया, पी ए। तो पी ए का मान देख लो, उत्तर आ गया। पी ए का मान 0.3 है। ये उत्तर किस में लाई करेगा, ये उत्तर लाई करेगा इसमें। अगर इसमें लाई करेगा तो उत्तर मेरा सही है, नहीं तो गलत है। बताओ उत्तर लाई कर रहा है। ठीक है भाई, नोट करो, ये लग गया सवाल। सारे के सारे मेरे प्यारे भाई क्या करें, इस सवाल को लगा लें। चलिए यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, फटाफट नोट कर लो, फटाफट क्या कर लो, नोट कर लो। फटाफट क्या कर लो, नोट कर लो। जल्दी बताओ, हो गया नोट? उत्तर पता चल गया? इतना आसान क्वेश्चन था ये, बता नहीं सकते, क्योंकि पीवी से पीवी कट गया तो पीए बराबर आया। तो पीए का मान कितना, 0.3, यहाँ पे रख दो 0.3, तो मेरा उत्तर निकल आया। इस तरीके से सवाल लगाओ। सर थोड़ा फास्ट चलाइए। अच्छा भाई, फास्ट चलाते हैं। तीसरे का यदि आर दे रखा है तो आर इनवर्स संयोजन, आर इनवर्स निकालना है। इसको मैं क्या बोलता हूं, संयोजन। इंग्लिश में बोलता हूं कंपोजिशन। जो ओ आपको दिखाई दे रहा है, ओ, इसको मैं क्या बोलता हूं, संयोजन। इंग्लिश में कंपोजिशन। तो ये रिड्यूस है, इसको आपको नहीं करना है, छोड़ दो भाई। ठीक है, ये रिड्यूस है, इसको आपको नहीं करना। अगला क्वेश्चन देखो, तीसरे का खा देखो, सिद्ध कीजिए इसके बराबर 2 साइन इनवर्स है। ये फार्मूला है, आता है पेपर में और आपको करना है। सबसे पहले क्या करोगे, मान लो इसको मानो या फिर इसको मानो, आपकी मर्जी है। किसको मानोगे, साइन इनवर्स 2x और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है भाई। ओके, y के बराबर मान लिया, मतलब LHS को मैंने ले लिया। ये मेरा क्या है, LHS है। अब आप जानते हो मैंने टेबल में आपको व्यंजक और प्रतिस्थापन बताए थे। मैंने आपको टेबल में क्या बताए थे, व्यंजक और प्रतिस्थापन। तो अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बताया था, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बताया था, या फिर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बताया था, या फिर आपको मैंने ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे बताया था। ठीक है, इत्यादि बहुत सारे लिख सकते हो, लेकिन बीच में माइनस ही होना चाहिए और अचर पहले हो चर बाद में हो। तो x बराबर ए साइन थीटा या x बराबर ए कॉस थीटा, मतलब दोनों में से कोई एक ले सकते हो। लेकिन अगर साइन इनवर्स आपको चाहिए तो आपको यही रखना है, याद रखना। अगर साइन इनवर्स सिद्ध करना है RHS का मान, तो आपको ये लेना। अगर यहाँ पे कॉस इनवर्स सिद्ध करना है तब आपको कॉस इनवर्स मानना है, ये ध्यान रखना है। साइन इनवर्स यहाँ पे लाना है तो
साइन थीटा आपको मानना पड़ेगा एक्स के बराबर। तो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ पोट ए का मान तो आप जानते हो, यहाँ पे कितना है ए का मान, जल्दी बताओ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 है ना, तो ए का मान 1 हो गया, तो एक्स बराबर केवल साइन थीटा रख दो। अब बाई के बराबर लिख लो, तो साइन इनवर्स एक्स के स्थान पर रख दो साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है भाई। अब इसके बाद थोड़ा सरल करेंगे, साइन इनवर्स, तो यहाँ पे 2 साइन थीटा हो गया, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। रूट से बाहर निकाल दो, तो y बराबर साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ये रूट से बाहर निकलेगा। अब ये बन गया फार्मूला, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है साइन 2 थीटा, ये फार्मूला होता है। तो y बराबर साइन इनवर्स ये साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। ठीक है, याद कर लेना, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है। साइन से साइन इनवर्स चला गया, साइन से साइन इनवर्स चला गया, कितना मिल गया, इतना। अब थीटा का मान यहाँ से निकाल दो, कैसे, साइन को इस तरफ लाएंगे तो साइन इनवर्स एक्स बराबर थीटा। ठीक है, यही यहाँ पे रख दो, सिद्ध हो गया साइन इनवर्स एक्स। ये मेरा क्या निकल के आ गया, RHS निकल के आ गया। यही सवाल आता है और कहता है कि 2 कॉस इनवर्स सिद्ध करना। मैं अपने पास से क्वेश्चन बता रहा हूं, ऐसा क्वेश्चन मिलेगा आपको, सिद्ध कीजिए कि साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर में 2 कॉस इनवर्स एक्स। ये सवाल आएगा, कैसे करोगे, ये सवाल आएगा कैसे करोगे भैया। यहाँ पे 2 साइन इनवर्स एक्स है और यहाँ पे 2 कॉस इनवर्स एक्स। आपने यहाँ पे एक्स बराबर साइन थीटा बना, क्यों, क्योंकि साइन इनवर्स में मेरे को आंसर लाना है, लेकिन यहाँ पे कॉस इनवर्स में लाना है। तो आपको जब हल करना है तो यहाँ पे कॉस थीटा लेना पड़ेगा, LHS लेना। जैसे यहाँ पे लिखा साइन थीटा, एक्स बराबर कॉस थीटा लिखना, ये सिद्ध हो जाएगा। ठीक है, हो जाएगा, जल्दी बताओ। 2 क्वेश्चन बनाए गए इस पृथ्वी के अंदर, इस पृथ्वी के अंदर 2 सवाल बनाए गए, एक सवाल साइन इनवर्स का, एक सवाल कॉस इनवर्स का। हो जाएगा, जल्दी बताओ। शिव रावत, कर लेना होमवर्क, मैं डाल रहा हूं, इसको हल करना। ठीक है, और इतना ध्यान रखना, आपको क्या रखना पड़ेगा, कॉस थीटा रखना पड़ेगा, तब सिद्ध हो पाएगा। ठीक है सर, ये कौन सा सेट है, बाई सेट है, 2020 का सेट 6 बाई, 2020 का सेट 6 बाई। ये सवाल लगाओ, सारे सारे प्यारे भाई इस सवाल को लगाएं। लगाओ, सवाल बढ़िया है, हो जाएगा यस या नो। ये बहुत ज्यादा मैंने क्वेश्चन करवाया है, जल्दी बताओ, हो जाएगा यस या नो। अनूप चौधरी, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन रिपीटेड है, हो जाएगा या नहीं होगा भाई। बहुत बार इस सवाल को मैंने करवाया, लेकिन सवाल में दम है, BBI डाल लो, इसको आप तैयार जरूर करना। ठीक है भाई, BBI डाल लो। तानिया चौधरी, ठीक है, करवा देता हूं। जो भी स्टूडेंट चाहते हैं कि इस सवाल को करवा दो तो मैं करवा रहा हूं, ठीक है, लेकिन BBI डाल लो, पेपर में आता है बहुत बार। तो सबसे पहले आपको यह समझना है कि व्युत्क्रमणीय आव्यूह, व्युत्क्रमणीय के आव्यूह का मतलब होता है कि सारणिक का मान नॉट इक्वल 0 निकलता है। सबसे पहले ये आपको आना चाहिए कि अगर आव्यूह व्युत्क्रमणीय होगा, चाहे कोई हो, सारणिक का मान 0 नहीं आएगा। तो यहाँ पे बोला A और B क्या है, n कोटि के व्युत्क्रमणीय आव्यूह हैं। तो इसका मतलब है सारणिक A का मान और सारणिक B का मान नॉट इक्वल 0। तो सबसे पहले क्या लिख लो, दिया है सारणिक A का मान
और साड़िक बी का मान, और इन दोनों का अगर मैं इंटू निकालूं, आप जानते हो दोनों का अगर एक साथ मापांक है तो अलग अलग मापांक हो जाता है। ये फिर में है, ये क्या है, फिर में। ये पढ़ी होगी आपने फिर में कि दो आव्यूह का जो गुणनफल होता है उसका साड़िक अलग अलग साड़िकों के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर साड़िक ए नॉट इक्वल 0 है, साड़िक बी नॉट इक्वल 0 है, तो इन दोनों का क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है। अब इसके बाद आप व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा लगा लो। व्युत्क्रमणीय आव्यूह की परिभाषा से तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या पकड़ना है, केवल ये पकड़ना है, बस केवल इतना पकड़ो, इसी से सवाल लगेगा। याद रखना है, ये सवाल आ जाए तो इसको पकड़ना है और ए बी का पहले इंटू करना है, फिर उसके बाद में इंटू करना। बराबर क्या आना चाहिए, आई आना चाहिए। क्यों, आप जानते हो अगर मैं ए का ए इनवर्स में इंटू कर रहा हूं तो आई आता है, ए का ए इनवर्स में इंटू कर रहा हूं तो आई आता है। ऐसे ही यहाँ पे देखो ए इनवर्स बी इनवर्स, क्या आएगा, आई आएगा। तो आई निकाल दो, सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, आई निकाल दें। तो कैसे निकालोगे मैं बताता हूँ। सबसे पहले आपको बीच वाले पास पास लिखना है। सबसे पहले क्या लिखना है, बीच वाले पास पास लिखना है। ओके। अब ये कितना देगा, यहाँ पे क्या है, आई है ना, तो ये क्या देगा, आई देगा। ये ध्यान रखना है, अगर आपका कहीं भी ऐसा दिख जाए तो बराबर आई होता है। ठीक है भाई। अब आप ए आई जानते हो क्या देता है, बता भाई। ए बराबर क्या होता है, ए आई होता है। ए आई किसके बराबर है, ए के, तो यहाँ पे ए रख देता हूँ। फिर यहाँ पे बन गया ए इनवर्स, जैसे यहाँ पे बी इनवर्स बना है ऐसे ही यहाँ पे ए इनवर्स बना है। तो आप आई रख लो। ये कैसे हुआ, ए का ए इनवर्स में अगर इंटू कर रहे हैं तो आई आता है। इसे आप क्या डालो, समीकरण नंबर 1। आ गया समझ में, जल्दी बताओ भाई। सवाल में कोई दम नहीं है, केवल बीच वाले पास पास लिख लो, तुरंत ये बन जाएगा। फिर आगे आप अपने आप बना दो। क्यों, क्योंकि आप जानते हो ए आई क्या होता है, ए होता है। तो ऐसे ही आपको बनाना है अगले वाले में। इस बार क्या करेंगे, इसको उठाएंगे, ठीक है, ए बी का बाद में इंटू करेंगे। ए बी का क्या करेंगे, बाद में इंटू करेंगे। आप जानते हो भाई अगर ए का ए इनवर्स में इंटू कर रहे हो फिर भी क्या आता है, आई आता है। अगर ए इनवर्स का इंटू कर रहे हो ए में फिर भी आई आता है। तो एक दफ़ा पहले आपको इंटू करना है, एक दफ़ा बाद में करना, और दोनों दफ़ा आई निकालना है। तो सारे के सारे स्टूडेंट क्या करें, यहाँ पे देख लें, काम बन जाएगा। क्या बन जाएगा, काम बन जाएगा। आपने कहा जी सर, इसको यहाँ पे चिपका दो पहले। ठीक है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले क्या करोगे, बीच वाले पास पास लिख लो। वी इनवर्स ए इनवर्स इंटू में ए, बाहर क्या होगा, बी होगा। ए इनवर्स क्या देता है, आई देता है। ठीक है भाई। अगर ए इनवर्स का ए में इंटू कर रहे हैं तो क्या देता, आई देता है। ठीक है भाई। वी आई क्या होगा, जब ए का इंटू आई में करते हैं ए आता है, तो बी का अगर आई में इंटू करोगे तो बी आता है ना भैया। इंटू करने पर आई हट जाता है, तो आई हट जाता है। तो मैं कह रहा हूं कि अगर आप ब्रैकेट लगाते हो ऐसे करके तभी आप लिख पाओगे बी। अब फिर बन गया बी इनवर्स आई, बन गया भाई। देखो बी का बी इनवर्स में इंटू कर रहे हैं, आई आता है, बन गया समीकरण 2। दोनों दफा आपने आई निकाल दिया। अब इसके बाद करोगे क्या, इसके बाद आपको बराबर करना है। समीकरण 1 और 2 को बराबर करना है। ये वाला सिद्ध हो जाएगा। देखो समीकरण 1 व 2 से, तो समीकरण 1 है ए बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स, इसके बराबर आई है, और आई किसके बराबर है, इसके बराबर है। बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स और ए बी बराबर आई, क्योंकि इसका भी मान आई निकाला था, इसका भी मान आई निकाला था, दोनों का मान आई निकाला था, दोनों को बराबर कर दिया।
अब क्या करो, ये वाला चाहे इसके बराबर लिख दो चाहे इसके बराबर लिख दो, मतलब आई वाला पद आपको लेना है, चाहे इसके साथ ले लो चाहे इसके साथ, तो ये वाला सिद्ध हो जाएगा। तो मैं कह रहा हूं कि अंतिम दो पद ले लो, अंतिम दो पद ले लो। अंतिम दो पद लेने पर, अंतिम दो पद लेने पर, तो इसको जब उस तरफ लेके जाएंगे तो बी इनवर्स ए इनवर्स बराबर ए बी का इनवर्स हो जाएगा भाई। पहले लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में इतना आपको करना है, पहले लिख लो। ये दोनों पद क्या करो, यहाँ पे लिखो ऐसे करके। अब ठीक है भाई, अब आराम से क्या कर सकते हो, यहाँ पे इसको उस तरफ लेके जाओ तो इनवर्स हो गया। अभी मैंने समझा था इनवर्स का अगर आई में इंटू कर रहे हैं तो इनवर्स ही बचता है, तो बराबर क्या बचेगा, ए बी का होल इनवर्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ए बी का होल इनवर्स पहले है, बराबर में बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स बाद में, तो इसको पहले लिखो इसको बाद में लिखो। तो ए बी का होल इनवर्स बराबर बी इनवर्स इंटू में ए इनवर्स। इस सवाल को ऐसे लगाना है। ठीक है भाई, बता दिया करो, जो सवाल ना लगे बता दिया करो। जैसे ये सवाल आपसे नहीं हो पाता तो मैंने बता दिया। अब ये देखो तीसरे का ये बताओ हो जाएगा, ये भी क्वेश्चन रिपीटेड है, मैंने करवाया है इसको, और ये BBR डाल लो, ये रिपीटेड क्वेश्चन है भाई। किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता बताई है, 1/3 है, बी के जीतने की प्रायिकता 1/4 है, दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता आपको निकालनी है। रिया बताओ हो जाएगा या नहीं होगा। तो सबसे पहले क्या लिखोगे, ए की मेरे को दे रखी है प्रायिकता और बी की प्रायिकता दे रखी है, लिख लो फटाफट, 1/3 लिख लो, फिर क्या दे रखा है 1/4, 1/3 1/4। अब यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, कहता है ए और बी में से कोई ना जीत पाए। जब और होता है तो इंटरसेक्शन का यूज होता है, ये मेरा क्या है इंटरसेक्शन। ठीक है, और का मतलब क्या होता है इंटरसेक्शन। ठीक है, और ना का मतलब क्या होता है ए डैश और बी डैश। ठीक है, तो ना का मतलब आप समझ गए, मतलब मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इतना निकालना है, और है मैंने इंटरसेक्शन ले लिया और यहाँ पे क्या लिखा ना, तो ना का मतलब है डैश। ठीक है, अब बताओ अगर दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं तब आपको स्वतंत्र घटनाओं का यूज आपको करना है। दोनों घटनाएं अगर एक साथ घटित हो रही हैं, तो यहाँ पे दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं। देखो इस दौड़ को ए और बी में से कोई ना जीत पाए, कोई ना जीत पाए, दोनों घटनाएं एक साथ घटित हो रही है, मतलब दोनों नहीं जीत पाएंगे। तो स्वतंत्र घटनाओं के लिए जो रूल बताया था वही लगा लो, स्वतंत्र घटनाओं के लिए इंटरसेक्शन इनटू में चेंज हो जाता है, इंटरसेक्शन किस में चेंज हो जाता है, इनटू में चेंज हो जाता है। इस तरीके से आपको करना है। अब इसका मान कैसे निकालोगे, यहां से निकाल दो, पी ए डैश 1 में से माइनस कर दो तो कितना मिल जाएगा आपको 2/3 मिल जाएगा। ठीक है भाई, यहां से आप क्या करो इतना निकाल लो, 1 में से 1/4 माइनस कर दो तो 3/4, अब रख दो 2/3 और 3/4, ये काट दो, ये भी कटेगा, उत्तर आया मेरा 1/2। इस शर्त में अगर उत्तर लाई करेगा तो मेरा उत्तर सही है, नहीं तो गलत है। तो 1/2 जो है इस शर्त में लाई करेगा। ओके भाई, बरसी भाई अगला सवाल देखो, ये सवाल चौथे का कहा है, यदि फलन f such that q tends to q, fx बराबर 3x - 4 फॉर एवरी है, x बिलोंग्स टू q से परिभाषित है, तो सिद्ध कीजिए कि f एक है कि तथा आच्छादक फलन है। सिद्ध करना है, और q क्या है, परिमेय संख्याओं का समुच्चय है। ये मैंने 2023 के लास्ट वाले साइड में इसको करवाया था, तो 2023 के लास्ट वाले साइड में देख लेना,
ये रिपीटेड क्वेश्चन है, 2023 के लास्ट वाले साइड में देखना है, ये क्वेश्चन आपको मिलेगा, क्योंकि 2023 के मैंने सारे साइड कंप्लीट करवाए हैं और 2020 के भी हो जाएंगे कंप्लीट और 2022 के मैं करवा चुका हूँ। तो 7 दूनी 14 साइड में कंप्लीट करवा चुका हूँ और 2020 के 5 साइड में कंप्लीट करवा चुका हूँ। 14 और 5 21, टोटल साइड 21 में कंप्लीट करवा चुका हूँ। ड्रीम आईएएस सर पीडीएफ कैसे मिलेगा? हासिम खान, अरे खान भाई मैं आपको नंबर देता हूँ 760-762-0452, ठीक है, इस पर आपको मैसेज करना है। ये व्हाट्सअप नंबर है 7607620452, ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा दूंगा, आप रफ खरीद कर केवल प्रैक्टिस करिए, सारे के सारे क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है हासिम खान भाई। चलिए आगे देखता हूं, ये हो जाएगा, जल्दी बताओ फटाफट। दूसरा फोटो लगाओ, कृष्णा प्रजापति, बताइए 2 मिनट रहा फिर क्या हो गया? अनूप चौधरी बोल रहे हैं। रिया बताओ हो जाएगा ये क्वेश्चन, जल्दी बताया करो यस या नो। यस या नो बताओ जल्दी। ये देख लेना 2023 के सेट 7 में ये क्वेश्चन मिलेगा आपको। बीबीआर डालो, क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ड्रीम आईएएस यादव, तो मैंने नंबर बताया तो है, लिख लो भाई। सर पीडीएफ मुझे मिलेगा? हाँ मिलेगा। ये जो नंबर है हासिम खान ने ले लिया, तुमने भी ले लिया, सारे के सारे स्टूडेंट ने ले लिया, और मानव सर, ठीक है, इस नाम से सेव कर लेना 7607620452, ठीक है। चलिए सर रुकिए मत। हाँ कोमल ने कहा कि सर आप चलिए, आगे बढ़ता हूं। ये सवाल बताओ हो जाएगा या नहीं, जल्दी बताओ भाई। बीबीआर डाल लो, इस साल ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन आपको तैयार करना है, या तो यहाँ पे 7 बताता है या फिर यहाँ पे 8 बताएगा। ये सवाल तैयार करके जाना, इस साल पूछा जाएगा 2024 में। 29 फरवरी को पेपर होगा ना, ये सवाल सारे के सारे विद्यार्थी तैयार करके जाएं और 29 फरवरी को ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। 101% ये सवाल मिलेगा, या तो 7 इकाई लिखेगा या 8 इकाई, कुछ नहीं करना है, इंटू कर देना है n इकाई में, तो एक सदिश आपका निकल के आ जाएगा। बस ये बोल रहा है कि एक सदिश दिया गया, इसके अनुदिश आपको क्या निकलना, एक ऐसा सदिश ज्ञात कीजिए जिसका परिमाण 7 इकाई है। तो कुछ नहीं करना है, 7 का गुणा n कैप में कर देना, और n कैप आपको इस सदिश से निकालना है। ये तैयार करके जाना, इस साल आएगा, ठीक है भाई, इस साल ये क्वेश्चन आएगा। दिया गया सदिश लिखो, दिया गया सदिश वेक्टर ए के बराबर आई कैप माइनस का 2j कैप। अब मैं क्या कर रहा हूं, सदिश निकालूंगा, तो 7 का गुणा n कैप, तो n कैप कैसे निकलता है, फार्मूला होता है, सारे स्टूडेंट इकाई सदिश का फार्मूला याद कर लें, वेक्टर ए अपान वेक्टर ए का मापांक। सारे स्टूडेंट ये फार्मूला याद कर लें, n कैप के बराबर होता है। अब फटाफट वेक्टर ए देखो, अपान में इसका मापांक निकाल दो, तो आप जानते हो कि आई कैप का गुणांक 1 है, 1 का वर्ग, जे कैप का गुणांक -2 है, -2 का वर्ग 4, तो ऊपर 7 का गुणा कर दो, 7 आई माइनस का 14 जे कैप बटे में √5। अब क्या करोगे, ये √5 7 के बटे लिख दो,
ठीक है, अलग अलग पद आपको दिखाना है। सदिश जब भी पूछा जाए अलग अलग पद आपको दिखाना है, ये ध्यान रखना है। जब आपका सदिश दिया गया अलग अलग पद में, तो उत्तर भी आपको अलग अलग पद में निकालना है। आई का पद अलग दिखाना है, जे का पद अलग दिखाना है। अगर के का पद होता तो उसका भी पद अलग से आपको दिखाना है। समझ में आ रहा है? सदिश चाहे दिया जाए चाहे पूछा जाए, अलग अलग पद में उत्तर आपको बताना है। समझ में आ गया? फटाफट बताओ। अगले सवाल की ये बारी नहीं करूंगा, उसके साथ कोई आ रही। अगर 7 के स्थान पे 8 आ जाए तो यहाँ पे 8 रख लेना, ठीक है, सवाल लग जाएगा। या तो 7 लिखा मिलेगा क्वेश्चन में या 8 लिखा मिलेगा। ये सवाल बताओ, प्रक्षेप निकालना है। जिस पर प्रक्षेप पूछा जाए, जिस पर पूछा जाए उसी का बाद में डाट लगता है, उसी का नीचे मापांक निकलता है। तो मेरे को प्रक्षेप किस सदिश पर पूछा गया है? मेरे को प्रक्षेप पूछा गया है इस सदिश पर, तो इसी का बाद में आपको डाट लगाना है, इसी का मापांक निकालना है, तो प्रक्षेप का फार्मूला बन जाता है। बता भाई, प्रक्षेप का क्या बन जाता है? फार्मूला बन जाता है। लग जाएगा, ये फार्मूला आपको लगा लेना, आराम से हो जाएगा। बताओ, हो जाएगा? प्रक्षेप के सारे सवाल मैंने बताए हैं, ये भी सवाल हो जाएगा। 2 नंबर का सवाल है। याद रखना है, अगर सदिश ए पर पूछ लेता प्रक्षेप, तो वेक्टर ए बाद में आपको लिखना है और वेक्टर ए का ही मापांक निकालना है। जिस सदिश पर पूछेगा प्रक्षेप, उसी का बाद में डाट लगता है, उसी का नीचे मापांक निकलता है। सर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वीडियो बना देना। आसिम खान, ये क्या चल रहा है? ये क्या चल रहा है? ये भी तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। अगर मैं आपको पेपर सॉल्व करवा रहा हूं, इसका मतलब है पेपर के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट चक्कर में ही बच्चे का भविष्य खराब होता है। हकीकत बात ये है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के चक्कर में ही बच्चे का भविष्य खराब होता है। ये जो करवा रहे हैं ये भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, 2020 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अब बताओ, इसके अलावा मैं क्या आपको ऐसा दे दूं? 28 की शाम को दूंगा मैं, जिसमें 40 नंबर का सेम टू सेम आपको मिलेगा। बचे आपके 60 नंबर, तो 60 नंबर यहां से आपको प्राप्त करना जो मैं करवा रहा हूं। 40 नंबर तो मैं आपको बता सकता हूं, 1 घंटे में आपका 40 नंबर हो जाएगा। ठीक है भाई, 28 की शाम को बताऊंगा, 29 को पेपर देने जाना, तो 28 की शाम को बता दूंगा 40 नंबर फिक्स। चले जाते ही 1 घंटे में कर देना। फिर उसके बाद ये जैसे सवाल है 2 नंबर का या फिर 4 नंबर का या 5 नंबर का, वो क्वेश्चन आपको तैयार करना है, तो 60 नंबर वो भी आपके आ जाएंगे। 40 नंबर में बता दूंगा। ड्रीम IAS, आई एम न्यू स्टूडेंट दिस चैनल। स्वागत करते हैं मानव सर आपका। इस चैनल से पढ़ोगे कभी भी धोखा नहीं मिलेगा। जो भी नए विद्यार्थी हैं, अगर इस चैनल से पढ़ रहे हो, कभी भी आपको धोखा नहीं मिलेगा। थोड़ा टाइम से आ जाया करो। क्लास 6:30 बजे चलती है और एक 8:30 बजे चलती है। ठीक है भाई। ये सवाल देखो, ये हो जाएगा बल्ब वाला सवाल है भाई। ये भी क्वेश्चन तैयार आपको करना है, बल्ब वाला क्वेश्चन है। एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं, एक कमरे में 3 बल्ब होल्डर हैं। 10 बल्बों में से 6 बल्ब खराब हैं, तो अच्छे बल्ब कितने हैं? 4, क्योंकि 10 टोटल बल्ब हैं तो 6 खराब हैं, तो बचे 4 अच्छे। आगे क्या लिखा? एक व्यक्ति यदृच्छया 3 बल्ब चुनता है। यदृच्छया का मतलब होता है अचानक। कोई भी व्यक्ति अचानक 3 बल्ब चुनेगा, फिर कहता है बल्ब होल्डरों में लगा देता है, उसे प्रकाश मिल जाए, इसकी प्रायिकता क्या है? तो अगर प्रश्न में 2 घटनाएं एक साथ घटित हो रही या 2 से अधिक, तो स्वतंत्र घटनाओं का यूज करके सवाल लगता है। यहाँ पे 3 बल्ब चुनता है अचानक, वो भी एक साथ, तो 3 ब्रैकेट में आपको क्या बताना है? प्रायिकता बतानी है और इनटू करके निकाल लेना। याद रखना, स्वतंत्र घटनाओं का यूज कब होता है?
जब दो या अधिक घटनाएं एक साथ घटित होती हैं, तो यहाँ पे 3 घटनाएं एक साथ घटित हो रही हैं, तो 3 ब्रैकेट आपको लेना है और पहले वाले ब्रैकेट में P बराबर NE अपॉन NS का फार्मूला लगाना है, दूसरे वाले ब्रैकेट में P बराबर NE अपॉन NS का फार्मूला लगाना है, तीसरे वाले ब्रैकेट में भी P बराबर NE अपॉन NS का फार्मूला लगाना है। अब NS तो पता है मेरा कितना है 10, सबसे पहले क्या लिखोगे NS के बराबर, तो आपने कहा जी सर NS के बराबर 10 लिख लो। अब आपको खराब बल्ब लिखना है, कितने खराब बल्ब लिखना है, तो आपने कहा जी सर खराब बल्ब मेरे 6। प्रायिकता निकालनी है कि प्रकाश मिल जाए, तो आप जानते हो 1 में से खराब बल्ब की प्रायिकता माइनस करनी है। मतलब अगर मैं यहाँ पे PA डैश कर देता हूँ, PB डैश कर देता हूँ और PC डैश कर देता हूँ, तो कैसा रहेगा। नाम मैंने दे दिया पहले वाले को A, इसको A दिया, इसको B दिया, इसको C दिया। तो मैं कह रहा हूँ 1 में से आपको माइनस करना है खराब बल्ब की प्रायिकता, तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकल आएगी। तो अच्छे बल्ब की जब प्रायिकता निकलेगी तब क्या मिलेगा आपको, प्रकाश मिलेगा। तब आपको क्या मिलेगा, प्रकाश मिलेगा। तो अच्छे बल्ब की प्रायिकता निकाल लो, 1 में से खराब बल्ब की प्रायिकता घटा दो। तो 3 ब्रैकेट आपको लेना है ऐसे करके। अब पहले वाले ब्रैकेट में फार्मूला लगाना है NE अपॉन NS। तो आप ये भी जानते हो टोटल मेरे पास क्या है 10 है, 10 लिख लो। अब ये जो ब्रैकेट है एक के लिए बोला गया, 3 के लिए, तो तीनों ब्रैकेट आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक बल्ब खराब की प्रायिकता लिखनी है। तो एक बल्ब खराब की प्रायिकता लिखनी है। टोटल बल्ब मेरे पास कितने खराब है, 6 खराब बल्ब है। अब आपको 6 में से एक खराब बल्ब लेना है। तो कैसे, वही भाई, एक खराब बल्ब कितने तरीके से चुन सकते हो, 6 बल्ब खराब है तो 6 तरीके से आप चुन सकते हो एक बल्ब, तो यहाँ पे 6 लिखा जाएगा। उसके बाद आपको दूसरा खराब बल्ब निकालना है, इसकी प्रायिकता यहाँ पे लिखनी है। तो एक खराब बल्ब निकल चुका है, एक खराब बल्ब निकल चुका है, तो टोटल में से एक कम कर दो, टोटल में से एक कम कर दो, क्योंकि एक खराब बल्ब निकल चुका है। बचे मेरे पास 9 बल्ब। अब 9 बल्ब में यहाँ पे कितने बचे, यहाँ पे बचे हैं 5। अब 5 में से आपको एक बल्ब खराब और निकालना है, उसकी प्रायिकता यहाँ पे लिखनी है। तो आपके पास 5 बल्ब खराब है, एक खराब बल्ब कितने तरीके से चुन सकते हो, 5 तरीके से, ठीक है, तो 5 लिख दिया। अब इसके बाद करोगे क्या, तीसरा खराब बल्ब आपको निकाल के प्रायिकता लिखनी है। तो मेरे पास टोटल बल्ब कितने हैं, 10 हैं, 2 खराब बल्ब निकल चुके हैं, तो कितने बचेंगे, टोटल 8 बचेंगे। अब 8 में से कितने खराब बल्ब आपको चुनना है, एक चुनना है, लेकिन मेरे पास कितने बचे हैं, 2 खराब बल्ब निकाल दो, 4 बचे हैं। अब एक खराब बल्ब चुनना है 4 में से, तो एक खराब बल्ब चुनोगे 4 में से, कितने तरीके से, 4 तरीके से चुन सकते हो, तो यहाँ पे 4 लिख लो। अब गुणा उड़ा कर लो, उत्तर आ जाएगा भाई, गुणा उड़ा करके उत्तर निकाल दो। तो देखो भैया 1 माइनस काटो, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8, 2 3 6, 3 त्रिका 9, कितना आ गया, ऊपर कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, 1 लिख दो। नीचे देखो कितना बचा, नीचे 3 दूना 6, ठीक है भाई, लघुत्तम ले लो 6, कितना आया, 5/6 उत्तर आ गया, ठीक है भाई। ये सवाल मैंने करवा दिया है, मतलब 4 तक मैंने सवाल कंप्लीट करवा दिए, 4 तक। अब कल वाली क्लास में 4 से आगे क्वेश्चन करवाऊंगा, ठीक है। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो। अभी मैं 8:30 बजे वाली क्लास में पार्ट 9 अवकल समीकरण कंप्लीट करवाऊंगा। जो कुछ थोड़े बहुत सवाल बचे हैं, ठीक है, उनको करवाऊंगा। फिर उसके बाद आपका पार्ट 10, 11, 12, 13, 4 पार्ट बचेंगे, 10, 11, 12, 13, वो भी करवा देंगे जब तक पेपर होगा 29 तारीख को, तब तक ये चारों पार्ट मैं करवा दूंगा 8:30 बजे वाली क्लास में। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दो, 8:30 बजे जरूर आना, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत।